तो बच्चों ये है हमारा CBSE PYQ सीरीज़ का वीडियो नंबर 11। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के MCQs करने से पहले जो पिछले 4-5 सालों में आए हुए हैं उससे पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं। ये टेबल NCERT में दिया हुआ है लास्ट में और बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, इस टेबल का आप ध्यान रखोगे, बहुत बार जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टेबल से हो जाते हैं अगर हमने इसको थोड़ा बहुत देख लिया है तो। इस टेबल में क्या है हमारे पास, पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम दिए हुए हैं सारे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज। इनको ऑर्डर में याद कैसे रखना है, इनको ऑर्डर में याद रखना है हमने इस ट्रिक से, RMILUXG। तो ये हम याद रखेंगे RMI लक्स जी। ठीक है, RMI लक्स जी, इस ऑर्डर में हम याद रखते हैं। इस ऑर्डर में होता क्या है, अगर हम रेडियो वेव से जाते हैं गामा की तरफ, अगर हम जाते हैं रेडियो वेव से गामा रे की तरफ, तो ये है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी and also order of increasing frequency because energy is directly proportional to frequency। और अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है, अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं गामा रे से रेडियो वेव की तरफ, तो ये है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ये आ गया हमारा लैम्डा। ठीक है, एनर्जी हो गई हमारी E, फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी न्यू और वेवलेंथ हो गई लैम्डा। ये वेवलेंथ का ऑर्डर है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, हमारे पास टेबल में वेवलेंथ रेंज दी हुई है। ये वेवलेंथ रेंजेस को हमने ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि इस वेवलेंथ रेंज में कौन सा वेव होता है। फिर उसके बाद उनकी प्रोडक्शन किस वेव का कैसे होता है। जैसे रेडियो वेव के लिए दिया है रैपिड एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स। तो इनके लिए जो हमारे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को भी हमने ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आता है कई बार। उसके बाद डिटेक्शन है, डिटेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ना के बराबर आता है। एक और चीज़ जो इस टेबल में नहीं है जो आपने करके रखनी है वो है यूजेस। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूजेस से भी आपको बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये टेबल अगर आप याद रखोगे, ये टेबल आप समझोगे, तो इसमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा जो आपके सॉल्व हो जाएगा, चाहे MCQ हो, सब्जेक्टिव हो। बहुत सारे क्वेश्चन इस टेबल को ध्यान में रख के सॉल्व हो जाते हैं। टेबल के साथ एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है, हमने यूजेस ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसको पेस्ट ही कर लिया NCERT से टेबल को, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको देखेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो CBSE 2025 में आया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द गिवन डायग्राम एग्जिबिट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द एनर्जी ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विद देम। द 3 points PQR मार्क्ड ऑन द डायग्राम में कॉरेस्पॉन्ड्स टू। हमारे पास एक एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है और हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास हमारी याद रखने की ट्रिक क्या है, ये RMI लक्स जी, ये हमारी ट्रिक है। इसमें क्या होता है, अगर हम रेडियो वेव से गामा रे की तरफ जाते हैं तो ये एनर्जी भी बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, और अगर हम गामा रे से रेडियो वेव की तरफ जाते हैं तो इधर को वेवलेंथ बढ़ती है। हमें बताना है PQR क्या है। देखो P पे देखो आप, जो P पॉइंट है इस पे एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। P पॉइंट माने सबसे ज़्यादा एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला पॉइंट है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में क्या है, एक्सरेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं और अल्ट्रावायलेट रेज हैं। एक्सरेज, UV रेज एंड माइक्रोवेव्स, ये 3 हैं। तो हम पहले इनको देखते हैं। हमारे पास एक्सरे है और हमारे पास माइक्रोवेव है और हमारे पास अल्ट्रावायलेट है। P क्या है, मैक्सिमम एनर्जी वाली वेव है। तो मैक्सिमम एनर्जी तो राइट की तरफ बढ़ रही है, एनर्जी तो इस तरफ को बढ़ रही है। तो मैक्सिमम एनर्जी वाला कौन आ रहा है, एक्सरे।
तो माने P जो होगा वो एक्सरे है, P जो है वो हमारा क्या है, एक्सरे है। तो फर्स्ट जो आएगा वो एक्सरे आएगा। तो या तो A हो सकता है या B हो सकता है, C नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता। फिर उसके बाद है R, सेकेंड नंबर पे नहीं, सीक्वेंस में हमें देखने हैं P, Q और R। अच्छा, अब हम Q को देखेंगे। P को हमने देख लिया, P कंफर्म हो गया एक्सरे है। अब Q को देखते हैं। Q जो है हमारे पास, Q की एनर्जी दूसरे नंबर की है। देखो Q की एनर्जी दूसरे नंबर की है और सबसे लीस्ट एनर्जी किसकी है, R की एनर्जी दूसरे नंबर की है। R की एनर्जी दूसरे नंबर की है और सबसे लीस्ट एनर्जी है Q की। तो Q माने लीस्ट एनर्जी। इन सब में लीस्ट एनर्जी किसकी है, देखो सब में लीस्ट एनर्जी है माइक्रोवेव की, ये है लीस्ट एनर्जी इन तीनों में। और एक्सरे क्या है, इन तीनों में मैक्सिमम एनर्जी है। तो लीस्ट एनर्जी है माइक्रोवेव की। ठीक, तो माने Q कौन हो गया, Q हो गया माइक्रोवेव, जो कि ऑप्शन 1 है। और R जो है वो इन दोनों के मिड में है, तो इन दोनों की मिड वाली चीज़ है। तो X और M के मिड में, मतलब उनके बीच में आ रहा है, इन बिटवीन कहीं आ रहा है, वो है हमारे पास अल्ट्रावायलेट। तो ये आ गया अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A। सिंपल, अगर आपको ये चीज़ याद है, अगर आपको ये चीज़ समझ आती है, तो इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं कि रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ एनर्जी इंक्रीज होती है और गामा से रेडियो वेव की तरफ एनर्जी डिक्रीज होती है। क्लियर। वेवलेंथ को देख के भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा Q की है, उससे कम R की है और सबसे कम P की है। तो वेवलेंथ का ऑर्डर देख के भी हम सेम ही चीज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी CBSE 2025 में ही आया हुआ है। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज दिस। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिखते हैं E0 से। पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 वोल्ट पर मीटर। द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो कॉरिस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। बहुत सिंपल सा हमारे पास रिलेशन है जो हमें याद ही होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट इज E0 डिवाइडेड बाई V0। तो यहाँ से आपके पास B0 की वैल्यू निकालनी है। तो B0 क्या आ गया आपके पास, E0 डिवाइडेड बाई C, और E0 की वैल्यू क्या है 1000 और C की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 10/3 अलग कर लेते हैं एंड 10⁻², और 8 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया 3.33 × 10⁻⁻6 एंड मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। तो आपका ऑप्शन नंबर, लास्ट वाला ऑप्शन आपका 3.3 × 10⁻⁻6 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार इससे हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हमें काम आएगा। इवन अगर यदि ऐसे भी हम लिखें कि स्पीड ऑफ लाइट इज E/B, तो भी ये रिलेशन ट्रू होता है, चाहे पीक वैल्यूज का रेशो लें, चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, क्वेश्चंस काफ़ी इजी आते हैं पेपर में इस चैप्टर से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि CBSE 2024 में आया है। In the 4 regions 1, 2, 3 and 4, the electric fields are described as, रीजन 1 में कुछ दिया है, 2, 3, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन दिए हुए हैं। हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशंस दिए होते हैं। द डिस्प्लेसमेंट करंट विल एग्जिस्ट इन, डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट किस चीज़ की वजह से होता है, अगर हमें इतना सा आइडिया हो डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट होता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। डिस्प्लेसमेंट करंट किस वजह से होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो माने ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए जो टाइम के साथ वेरी करे, जो टाइम डिपेंडेंट हो। तो हमारे पास देखो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। सेकंड वाली तो नहीं कर रही है,
थर्ड भी नहीं कर रही है, फोर्थ भी नहीं कर रही है। तो हमारा आंसर होगा रीजन 1, जो कि हमें दिया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, वही डिस्प्लेसमेंट करंट का हमारे कॉज होती है। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि CBSE 2024 में आया हुआ है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज टू प्योरीफाई वाटर। देखो यूज पे क्वेश्चन आ गया, तो इसीलिए यूजेस आपको आने चाहिए, यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वाटर प्योरीफाई करने के लिए कौन से वेव्स यूज होते हैं, तो ये तो डायरेक्ट है, अल्ट्रा वायलेट रेज यूज होते हैं वाटर प्योरीफाई करने के लिए। बाकियों के भी आपको यूज आने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस का क्या यूज़ होता है, ये रिमोट्स में यूज़ होते हैं, है ना, जो हमारे रिमोट कंट्रोल्स होते हैं उनमें ये यूज़ होते हैं। और हमारे जो एक्सरेज हैं, हमें पता है ये स्कैनिंग या इमेजिंग में यूज़ होते हैं, अगर चीज़ों की स्कैनिंग करनी है। ठीक है, और गामा रेज जो होते हैं वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हमें सभी के यूजेस ध्यान में रखने, यूजेस से रिलेटेड हमें क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये भी CBSE 2024 में आया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ ऑफ 10 नैनोमीटर। अब वेवलेंथ को अगर हम ध्यान में रखेंगे कि 10 नैनोमीटर का वेवलेंथ की रेंज क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अच्छा, जो हमारा शुरू में टेबल है वो हमारी हेल्प कर सकता है कि ये जो टेबल हमने देखा है 10 नैनोमीटर, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो 10 नैनोमीटर की रेंज कहाँ आएगी, 1 मिलीमीटर टू 0.1 मीटर, 1 मिलीमीटर टू 700। हाँ, तो 700 से कम वाले जो आएंगे, है ना, 700 टू 400, 700 टू 400 तो लाइट हो गया, 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, और हमारा क्या था 10 नैनोमीटर। तो आई थिंक ये हमारा इसके बीच आएगा 10 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। ठीक, तो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट इसका फिर आना चाहिए, 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। तो ये आपको रेंजेस ध्यान में रखनी है, आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर था 5, जो कि डायरेक्टली हमारा बन रहा है अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 CBSE का, जो कि है द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग Z एक्सिस। फेज डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में होता ही नहीं है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो सेम फेज में होते हैं। इनकी इक्वेशंस भी आपको ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर y डायरेक्शन में है, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, एज्यूमिंग वेव जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ होगी, z में होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y में है और वेव x में जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड z में होगी, क्योंकि ये सारे आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो यदि वेव जा रही है x में, ये वेव प्रोपेगेशन है, वेव प्रोपेगेशन, यदि वेव प्रोपेगेशन है x डायरेक्शन में, और अगर मैं मान लूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड y में है तो मैग्नेटिक फील्ड z में ही होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मानता हूँ y में, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड z में ही होगा। तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और फेज डिफरेंस, फेज का मतलब होता है ये एंगल, ये जो एंगल है साइन के अंदर, ये दोनों में हमेशा ही सेम रहेगा, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। फेज दोनों का हमेशा क्या रहता है, सेम। तो फेज में डिफरेंस कितना होगा, फिर 0 होगा। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ से मैंने बताई थी कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको चाहे E0/B0 लिखें तो भी ठीक होता है, चाहे E/B लिखें तो भी ठीक होता है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो फेज, ये साइन वाले जो टर्म है वो कैंसल आउट हो जाती है। ठीक है,
तो ये भी हमारा डायरेक्ट हमें क्वेश्चन याद रखना है कि फेज डिफरेंस होता ही नहीं है, सेम फेज होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर प्योरीफायर्स। तो ये फिर से सेम है, वाटर प्योरीफिकेशन के लिए हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, गामा रेज हमने कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, एक्सरेज स्कैनिंग इमेजिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, और इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल्स वगैरह में हमारे यूज़ होते हैं, माइक्रोवेव्स हैं वो यूज़ होते हैं कुकिंग वगैरह में, रेडियो वेव्स हमारे कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। इनके यूजेस ज़रूर देख लेने हैं, यूजेस अगेन मैं बोल रहा हूँ, यूजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है 2 नंबर का, क्योंकि ओवरऑल चैप्टर लगभग 3 नंबर का चैप्टर से आएगा, मुश्किल से 3-4 नंबर का। तो एक एमसीक्यू आ गया आपके पास, जनरली ये रहता है कि एक एमसीक्यू आ जाए और कुछ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए आपको सब्जेक्टिव, ठीक है। या आपको अगर मान लो केस स्टडी आ गई 4 नंबर की, तो फिर ना तो एमसीक्यू आएगा ना तो आपको कोई और क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से छोटा चैप्टर है 3-4 नंबर का। फिर आपके पास क्या है, सीबीएसई 2023 का ये एक और क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव स्टैंडर्ड है, क्रॉस प्रोडक्ट से निकलती है। कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट? ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये ई क्रॉस बी ये क्या देता है? ये देता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ई क्रॉस बी होता है, हमने ध्यान में रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 2023 में ही एक और सवाल, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर द करंट प्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच जो करंट प्रोड्यूस होता है, जो भी है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। वो हमारा कौन सा करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसका की सोर्स हम मानते हैं क्या होता है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला है ये स्टैंडर्ड है हमारे पास, ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एंड डी फाई ई बाई डी टी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एप्सिलॉन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो कि सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ट्रू नहीं देखना है, नॉट ट्रू देखना है। अबाउट द प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रॉपर्टीज होते हैं कुछ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगे। देखो पहला क्या है, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। ये तो प्रॉपर्टी होता है। तो अगर मान लो प्रॉपर्टीज लिखने को आगे पेपर में, तो एक प्रॉपर्टी तो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। दूसरा क्या है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट सेम टाइम। क्योंकि उनमें फेज सेम होता है तो उनके मैक्सिमा और मिनिमम सेम ही टाइम पे आते हैं, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी ट्रू है, इनमें एनर्जी इक्वली डिवाइड होती है, ठीक है। फिर तो मैंने चौथा ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, जो कि आंसर होगा बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो हमें नॉट ट्रू ढूंढना था, जो कि हमारे पास आ गया नॉट ट्रू के लिए ऑप्शन नंबर, नॉट ट्रू के लिए हमारा आ गया ऑप्शन नंबर ये डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 में आया हुआ है। द डायग्राम बिलो शोज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट अ सर्टेन टाइम एंड लोकेशन।
तो हमारे पास दिया हुआ है ई वेक्टर नीचे की तरफ है और बी वेक्टर आगे की तरफ है। बी वेक्टर है यूं आगे की तरफ और ई वेक्टर है यूं नीचे की तरफ। तो हमसे क्या पूछा है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे निकालते हैं, ई क्रॉस बी करके। तो हम क्या करेंगे, ई क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ई क्रॉस बी करके, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई एंड बी। तो ई क्रॉस बी कैसे करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। आप राइट हैंड को, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे ई से बी की तरफ, तो आपका जो थंब होगा वो कहाँ की तरफ पॉइंट करेगा, बाहर की तरफ आएगा, ऊपर, ऐसे स्क्रीन के परपेंडिकुलर। ई क्रॉस बी करोगे, राइट हैंड को रख के फिंगर्स को क्या करोगे, कर्ल करोगे ई से बी की तरफ। तो ये कौन सा सेंस बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज माने, एंटी क्लॉकवाइज अगर राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल करें तो अंगूठा कहाँ आता है, ऊपर। ऊपर माने आउट ऑफ प्लेन, तो आउट ऑफ प्लेन और परपेंडिकुलर टू ई एंड बी। ई एंड बी के तो परपेंडिकुलर ही होता है, तो ए ऑप्शन ही हमारा ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है, परपेंडिकुलर टू ई एंड बी एंड इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन नहीं आएगा, इनटू द प्लेन कब आना था, अगर इधर को ई दिया होता और इधर को बी दिया होता, तब हम क्या करते, इसको ऐसे घुमाते ई से बी की तरफ, ई क्रॉस बी करते, तब इनटू द प्लेन आता हमारा आंसर। लेकिन अभी क्या है, ई नीचे की तरफ है, पैरेलल होता नहीं है, तो वो देखने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में ही आया हुआ है 2024-25 में। मैच द फॉलोइंग। एक साइड आपको दिया हुआ है, वेव्स दिए हुए हैं, और दूसरी साइड उनकी प्रोडक्शन दी है। तो प्रोडक्शन भी हमें टेबल का अगर ध्यान होगा तो प्रोडक्शन हम देख सकते हैं। इंफ्रारेड वेव्स हैं, देखो इंफ्रारेड वेव्स को अगर हम देखें, टेबल पे जाते हैं जल्दी से, तो टेबल पे जाएंगे, इंफ्रारेड वेव्स को देखते हैं। इंफ्रारेड वेव्स हमारे वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो वापस जाते हैं, वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इंफ्रारेड वेव्स कहाँ से इनकी प्रोडक्शन है, वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट का आएगा एस, तो फर्स्ट का एस आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो या तो ये है या तो ये है। एक और देख लेते हैं, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, अच्छा लाइट का तो हमें पता ही होता है, लाइट कैसे होती है, जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एमिट देयर लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। तो थर्ड का हो जाएगा क्यू, थर्ड का हो जाएगा क्यू, ये क्यू है, थर्ड का क्यू, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी भी आप अगर टेबल में ऊपर देखोगे तो आपको बाकी भी आंसर मिल जाएंगे कि रेडियो वेव्स कैसे। रेडियो वेव्स का आई थिंक ये होगा फिर 2 का पी, और हमारे पास बच गया माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव्स का कुछ ठीक है। तो एक बार आपने देख लेना है ऊपर टेबल में इनको। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि सैंपल क्वेश्चन पेपर, इसी साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ट्रू देखना है किसके लिए, रेडियो वेव्स के लिए, रेडियो वेव्स के लिए एंड गामा रेज के लिए ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। एनर्जी ऑफ गामा रे इज लेसर देन दैट ऑफ रेडियो वेव्स। तो एनर्जी कैसे पता लगेगी हमें, ट्रिक से अपने RMI लक्स जी, RMI लक्स जी में एनर्जी इधर की तरफ बढ़ती है, ये है एनर्जी। कह रहा है एनर्जी ऑफ गामा रेज इज लेस। गामा रेज तो हाईली एनर्जेटिक होते हैं, सबसे मोस्ट एनर्जेटिक हैं, तो ये तो गलत है। फ्रीक्वेंसी का भी ऑर्डर यही होता है, क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स इज हायर। रेडियो तो फ्रीक्वेंसी में लीस्ट है, हायर अगेन फ्रीक्वेंसी में भी कौन है, गामा, तो ये भी गलत है। रेडियो वेव्स एंड गामा रेज हैव सेम एनर्जी, सेम तो है नहीं, रेडियो वेव और गामा रे की सबसे ज़्यादा एनर्जी है, रेडियो वेव की सबसे कम एनर्जी है, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, जो कि है क्या, द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स इज लेसर देन दैट ऑफ गामा रेज। रेडियो की एनर्जी लीस्ट है, गामा की मोस्ट है, तो एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स इज लेसर देन दैट ऑफ गामा रेज, ये हमारा ठीक ऑप्शन है। क्लियर, तो ये फिनिश हो गए, ये थे हमारे पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस सीबीएसई सैंपल पेपर्स के और PYQs के। बाकी आप अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहें, सैंपल पेपर्स लगाएं, जो भी सीबीएसई के सैंपल पेपर्स हैं पिछले 3-4 साल के, और PYQs करें, नोट्स को पूरा अच्छे से रिवाइज करते रहें, क्योंकि टाइम अब कम है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।